हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम SBI PO 2022 के प्रीलिम्स में जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ये चैनल अभी नया नया है तो इस पर काफ़ी कम सब्सक्राइबर है, तो मैं तो अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही आप लोगों का भी हेल्प रहेगा तो हमारा सब्सक्राइबर काफ़ी जल्दी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है। इस चैनल पे हम सारे अर्थमेटिक के प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे जो कि बैंक एग्जाम्स के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A spent 10% of his monthly income on rent, 20% of the remaining on food and 50% of the remaining on traveling। ठीक है। A एक पर्सन रहता है जो कि अपने इनकम का मंथली इनकम का 10% रेंट पे खर्च कर रहा है, 20% फूड पे खर्च कर रहा है और 50% ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि A का मंथली इनकम कितना है, 100x मान लेते हैं। ठीक है, 100 इसलिए माने क्योंकि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाए। x मानते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको 100x मान लिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, हमेशा सब चीज़ कट जाए। तो इसमें बोल रहा है कि रेंट पे कितना ए स्पेंड कर रहा है। रेंट पे 10% ऑफ मंथली इनकम मतलब 10% ऑफ 100x मतलब कितना हो गया 10x। 10x वो रेंट पे खर्चा करता है। रेंट पे खर्च करने के बाद उसके पास बचा कितना, रिमेनिंग कितना उसका हुआ 100x पहले था, 10x खर्च कर दिया तो बचा कितना 90x। ठीक है, अब रेंट का बात हो गया। सेकेंड वो किस पे खर्चा कर रहा है, फूड पे खर्चा कर रहा है। फूड पे वो क्या खर्च करता है, फूड पे बचे हुए का मतलब रिमेनिंग का 20% वो फूड पे खर्च कर रहा है। 20% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग हमारा कितना है 90x मतलब 20% ऑफ 90x वो फूड पे खर्च कर रहा है। मतलब कितना खर्च कर रहा है 18x। 18x वो फूड पे खर्च कर रहा है। अब उसके पास कितना पैसा रिमेनिंग है, पहले 90x था 18x हटा दिया मतलब खर्च कर दिया फूड पे, तो कितना उसके पास बचा 72x बचा। ठीक है, रिमेनिंग रेंट पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया। अब किस पे खर्च कर रहा है, ट्रैवलिंग पे मतलब यातायात पर वो खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है, जो बचा उसका 50%। तो ट्रैवलिंग पे कितना वो खर्च कर रहा है 50%। ट्रैवलिंग पे क्या कर रहा है 50% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग हमारा कितना है 72x मतलब 50% ऑफ 72x ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। मतलब 72x का आधा कितना हो गया 36x। 36x वो किस पे ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन ट्रैवलिंग एंड दैट ऑन रेंट इज ₹13,000। मतलब कि जो ट्रैवलिंग पे खर्च हो रहा है 36x और जो रेंट पे खर्च हो रहा है 10x, उस दोनों का डिफरेंस हमको 13,000 दिया हुआ है। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 36x माइनस 10x, ये हमारे हिसाब से डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹13,000 दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमारा 26x का वैल्यू कितना हो गया ₹13,000। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13,000 बाई 26 यानी कि ₹500। ठीक है, x का वैल्यू हमारा ₹500 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान बात चल रही है। हमारा ट्रैवलिंग और रेंट का बीच में जितना खर्च हुआ दोनों का डिफरेंस हमको 13,000 दिया हुआ है। तो ट्रैवलिंग पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 36x खर्च हुआ है और रेंट पे हमारा 10x खर्च हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस 26x आया। ऐसे 26x का वैल्यू 13,000 दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया है तो x का वैल्यू हमारा 500 आ गया। तो पूछ कह रहा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए का मंथली इनकम निकालना है। सो ए का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, मंथली इनकम हम इसको कितना सपोज किए हुए थे 100x सपोज किए थे, तो 100x
और x का वैल्यू कितना है 500 रुपीज़। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया रुपीज़ 50,000 हो गया। मतलब ए का मंथली इनकम रुपीज़ 50,000 है। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है 50,000, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक कंटेनर कंटेन्स 90 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 18 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर दिया हुआ है। इसमें क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है। मिल्क कितना है 90 लीटर्स मिल्क है, वाटर कितना है 18 लीटर्स वाटर है। अच्छा, टोटल कितना हुआ 108 लीटर। टोटल 108 लीटर हम लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5:1 होगा ना 5:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 18 वजह 18, 18 5 जा 90, 5:1 हो गया रेशियो दोनों का मिल्क और वाटर का। चलिए आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ x liter of mixture is taken out and 6 liter of water is added, the new ratio of milk to water becomes 5:2। अच्छा, मतलब इस मिक्सचर से x लीटर मिक्सचर को हटाया जाता है। ठीक है, इस जो x लीटर मिक्सचर को हटाया जाता है, इस मिक्सचर में वाटर भी होगा और मिल्क भी होगा। लेकिन हटाने के बाद जो हमारा मिक्सचर बचेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, जो पहले था, मतलब 5:1 ही रहेगा। ठीक है, 5:1 जो हमारा पहले था इनिशियल रेशियो मिल्क और वाटर का, फाइनल रेशियो भी 5:1 ही रहेगा। ठीक है, ये फाइनल रेशियो है। ठीक है, x लीटर हटाने के बाद जो रेशियो हुआ है 5:1, वो पहले जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, यही एक मात्र कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ constituents does not change when any quantity of mixture taken out। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान में रखना है कि मिक्सचर से कुछ भी निकाला जाएगा किसी भी क्वांटिटी में तो हमारा कंस्टिट्यूएंट का रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए ताकि आपको इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आगे आए आप उसको आसानी से इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि मिक्सचर से अगर किसी भी क्वांटिटी में कुछ निकाला जाता है तो हमारा रेशियो जो कंस्टिट्यूएंट का रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर कुछ डाला जाता है तो रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 6 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जाता है तो नया रेशियो क्या हो जाता है मिल्क और वाटर का 5:2। पहले 5:1 था, अब वाटर ऐड करने पे हमारा नया रेशियो 5:2 हो जाता है। ये हमारा न्यू रेशियो है वाटर को ऐड करने के बाद। तो यहाँ देखिए हमारा मिल्क यहाँ भी 5 यूनिट है, मिल्क यहाँ भी 5 यूनिट है, मिल्क हमारा ऐड नहीं हुआ है। अब वाटर का देखिए रेशियो में कितना चेंज हो रहा है, +1 यूनिट चेंज हो रहा है। मतलब यही जो +1 यूनिट का वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दे रहा है 6 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 6 लीटर आ गया। तो क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हम निकाल देते हैं कि पहले हमारा इनिशियल क्वांटिटी कितना था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था 90 लीटर मिल्क था और 18 लीटर वाटर था, मतलब 108 लीटर। ये हमारा इनिशियल था। और जब इसमें से x लीटर हट गया तो हमारा फाइनल क्वांटिटी मिक्सचर क्या हो गया, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर व्हेन x लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट। जब x लीटर मिक्सचर हट गया तो हमारा मिक्सचर का क्वांटिटी कितना बचा, यही 5:1 है। ठीक है, मतलब 6 यूनिट बचा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 लीटर हमारा आ गया। जो x लीटर निकल जाता है उसके बाद जो मिक्सचर बचा 36 लीटर हो गया। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल
मिक्सचर के क्वांटिटी से फाइनल मिक्सचर का क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 72 लीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें एक यही कंसेप्ट है कि हमको कुछ भी मिक्सचर से निकाला जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट का रेशियो हमेशा सेम ही रहता है, उसका चेंज नहीं होता है। कुछ मिलाने पे भले ही उसका रेशियो बदल जाता है लेकिन निकालने पे उसका हमेशा रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1200। आफ्टर सम मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3600 and after 2 more months she joined the business with ₹2800। पहले ए बिजनेस स्टार्ट करता है, बाद में जाके बी ज्वाइन होता है, अब बी के भी 2 महीने बाद सी ज्वाइन होता है। ए कितने रुपए से ज्वाइन होता है, 1200 रुपए से ए ज्वाइन होता है। बी कितने रुपए से ज्वाइन होता है, 3600 रुपए से बी ज्वाइन होता है। और सी कितने रुपए से ज्वाइन होता है, सी हमारा 2800 रुपए से ज्वाइन होता है। ये तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब टाइम देखते हैं कि ए कितना दिन के लिए ज्वाइन रहता है। एनुअल यहाँ पे शब्द आ गया, मतलब 12 मंथ। तो ए तो बिजनेस स्टार्ट ही किया है, अब बाद में ये भी नहीं दे रहा है कि ए बिजनेस को छोड़ दिया है, मतलब कि ए हमारा 12 मंथ तक ज्वाइन किया है पूरा। अब कुछ महीनों बाद ए के बी आके ज्वाइन कर लेता है। ये तो कुछ महीना हमको नहीं दिया हुआ कितने महीने के बाद आता है, तो सपोज कर लेते हैं बी हमारा एक्स मंथ तक ज्वाइन रहता है बिजनेस में, और बी के 2 महीने बाद सी ज्वाइन होता है। तो जितना दिन मतलब जितना मंथ बी हमारा ज्वाइन रहेगा उससे 2 महीने कम सी ज्वाइन रहेगा। ठीक है, क्योंकि बी के 2 महीने बाद सी आता है, तो बी हमारा अगर एक्स महीने तक बिजनेस में है तो सी हमारा x-2 मंथ तक रहेगा बिजनेस में। रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे तो डबल जीरो सारे जगह से काट दिए, 4 से काटते हैं, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28। तो 12 3 जा 36 रेशियो 9x रेशियो 7 इंटू x-2। ये हमारा क्या चीज़ का रेशियो आ गया, ये हमारा प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो है ABC का। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल। ए और बी का एनुअल प्रॉफिट शेयर इक्वल है, यानी कि ए का प्रॉफिट शेयर 36 है, ये किसका इक्वल है, बी के प्रॉफिट शेयर से, मतलब 9x का इक्वल है। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 9 4 जा 36, x का वैल्यू 4 हो गया। तो क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी मंथ सी इन्वेस्टेड हिज मनी। सी कितने मंथ तक अपना मनी इन्वेस्ट करता है, सो सी इन्वेस्टेड हिज मनी फॉर, हमारा x-2 मंथ तक सी इन्वेस्ट करता है। ऐसी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 - 2 मतलब 2 मंथ तक सी अपना मनी को इन्वेस्ट किया रहता है बिजनेस में। तो 2 मंथ ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप का काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग प्रॉफिट शेयर पार्टनरशिप में कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही होगा। मान लीजिए 2 पर्सन्स है, पहला पर्सन ए है, सेकेंड पर्सन बी है। पहला पर्सन P1 अमाउंट लगाता है, दूसरा पर्सन P2 अमाउंट लगाता है। फर्स्ट पर्सन T1 समय के लिए लगाता है, सेकेंड पर्सन T2 समय के लिए लगाता है। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देने से जो रेशियो आता है यही हमारा क्या चीज़ का रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयर का रेशियो होता है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी 2 की जगह 3 पर्सन आ गया, तो वही इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका प्रॉफिट शेयर का रेशियो निकाल दिए हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट शेयर ए और बी का दोनों बराबर है, तो ए का प्रॉफिट शेयर 36 है, बी का प्रॉफिट शेयर 9x है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो सी हमारा x-2 मंथ तक इन्वेस्ट करता है, मतलब x का वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 मतलब 2 मंथ तक सी हमारा पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो 2 मंथ इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है। इस पे क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट R% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स इन स्कीम X। अच्छा, एक स्कीम है X, ठीक है, इस स्कीम में रेट कितना है, R% पर एनम।
टाइम पीरियड कितने मंथ तक इन्वेस्ट कर रहा है, 8 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ दिया हुआ 8 ईयर्स। और कुछ अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हमको नहीं पता, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा P है, स्कीम X के लिए हमारा डाटा हो गया। He also invested same amount at R plus 4% per annum on simple interest for the same period of time in scheme Y। अच्छा, एक और स्कीम है, स्कीम Y। इस स्कीम में भी सिंपल इंटरेस्ट का खेला होता है। इसमें रेट कितना है, R plus 4% है। क्वेश्चन में दिया हुआ R plus 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ भी टाइम कितना है, 8 ईयर्स है। और अमाउंट भी सेम ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल भी यहाँ पे P ही है। ठीक है, ये दोनों स्कीम का बात हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम Y इज ₹1152 more than that from scheme X, then find the amount। अच्छा, जो इन्वेस्ट किया तो वो अमाउंट फाइंड आउट करना, मतलब P का वैल्यू निकालना है। आप ही थोड़ा सोच के बताइए, यहाँ पे दोनों जगह प्रिंसिपल हमारा सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन स्कीम Y का रेट R plus 4 है, स्कीम X का रेट R है, मतलब स्कीम Y का रेट ज़्यादा है, तो हमको इंटरेस्ट भी किस पे ज़्यादा मिलेगा, स्कीम Y पे मिलेगा, क्योंकि सारा चीज़ सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा Y पे ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा Y पे। तो वही बोल रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम Y इज 1152 रुपीज मोर देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन X, यही बोला है। लास्ट का लाइन क्या बोल रहा है, इफ interest received from scheme Y is 1152 rupees more than the scheme received from X। उसी को हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए हैं। अब इसी इक्वेशन पे हम लोग सारा डाटा डालते जाएंगे तो हमारा P का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। वही अमाउंट निकालना है, मतलब P प्रिंसिपल निकालना है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन स्कीम Y क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, तो P इंटू टी इंटू R बाई 100। P हमारा P है, T हमारा 8 है, R हमारा R प्लस 4 बाई 100 हो जाएगा, P इंटू टी इंटू R बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू 1152 प्लस इंटरेस्ट इन X क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे P है, टाइम यहाँ भी 8 है, R यहाँ पे R ही है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है इसको LHS में ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8P इंटू R प्लस 4 बाई 100, ये फर्स्ट वाला हो गया, माइनस इसको LHS में ले आते क्या हो जाएगा, 8PR डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1152 हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस दोनों में से 8P बाई 100 को कॉमन ले लेते हैं। 8P बाई 100 को कॉमन लिए तो इधर क्या बचा, R प्लस 4 बचा, इधर क्या बचा, R बचा, डिवाइडेड इज इक्वल टू 1152। यहाँ देखिए R से R कैंसिल हो रहा है, तो R तो हमारा हट ही गया, इसका मतलब P हमारा आराम से आ जाएगा, मतलब 8P बाई 100 इंटू 4 का वैल्यू दिया हुआ है 1152। ठीक है, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, फिर यहाँ 8 से कैंसिल करेंगे, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48। ठीक है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब यही प्रिंसिपल का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 3600 आंसर हो गया प्रिंसिपल। मतलब कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं, 3600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 3600। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। इसमें मेन अगर आप ये इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ था, आप लोग इक्वेशन के फॉर्म में इसको फॉर्म कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी से आप लोग का प्रिंसिपल का वैल्यू आसानी से आ गया, जो कि 3600 है। ठीक है, नहीं आया समझ में तो इस रिकॉर्डिंग जो वीडियो है इसको दोबारा आप देखिए, आपको 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए कैन क्रॉस अ पोल 200 मीटर लॉन्ग। अच्छा, पहले सॉरी, ट्रेन ए कैन क्रॉस ए पोल, एक पोल को भी क्रॉस करता है,
and 200 meters long platform in 16 सेकेंड एंड 24 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है? ए ट्रेन है, इसका बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेन बी का भी चर्चा किया गया। पहले हम ट्रेन ए का चर्चा कर रहे हैं। इसका लेंथ हमको नहीं दिया हुआ है, तो सपोज कर लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए, जिसको हम लोग एल ए से डिनोट कर रहे हैं, कितना है, कितना मान ले, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, या एल ए ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा हमको अच्छे से दिखेगा। लेंथ ऑफ ट्रेन ए को हम लोग क्या मान लिए, एल ए रहने दिए। ठीक है, ये हमारा लेंथ सपोज कर लिए। अब क्या बोल रहा है, इसका स्पीड भी सपोज कर लेते, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, क्योंकि स्पीड भी नहीं दिया हुआ है तो स्पीड को एस ए मान लिए। ठीक है, ये दोनों चीज सपोज कर लिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेन ए कैन क्रॉस अ पोल, पहले पोल को क्रॉस कर रहा है, कितना देर में कर रहा है, 16 सेकेंड में कर रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है, इसी फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में काफी इस्तेमाल होने वाला है। तो स्पीड हमारा क्या है, एस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस, पोल का डिस्टेंस क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, मतलब खाली लेंथ ऑफ ट्रेन ही ऐड होगा। पोल का डिस्टेंस क्या निग्लिजिबल ही है ना, कितना पतला पोल रहता है ट्रेन के कंपैरिजन में, इसलिए डिस्टेंस में सिर्फ हमारा एल ए आएगा। और टाइम हमारा क्या है, 16 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो टाइम 16 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो एस ए का वैल्यू हमारा ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, एस ए इज इक्वल टू एल ए बाई 16, लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाई 16। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं। वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता है, 200 मीटर जो लंबा है उसको 24 सेकेंड में खर्च कर, मतलब क्रॉस कर रहा है। तो इसमें भी स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म का तो लंबाई दिया हुआ है 200 मीटर, तो लेंथ प्लस ऑफ ट्रेन ए प्लस 200 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में उसको क्रॉस कर रहा है, 24 सेकेंड में। तो इक्वेशन 1 से हम लोग एस ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एल ए बाई 16 लिख सकते हैं। तो एल ए बाई 16 लिख दिए इज इक्वल टू एल ए प्लस 200 बाई 24 आ गया। ठीक है, इसको 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 टाइम्स ऑफ एल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल ए प्लस 400। तो एल ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 400 मीटर हो गया, यानी कि ट्रेन ए का लंबाई कितना हो गया, 400 मीटर हो गया। ट्रेन ए का लंबाई हमको पता चल गया, तो ट्रेन ए का स्पीड भी हमको पता चल जाएगा इक्वेशन 1 से, ये वाला इक्वेशन से। ऐसे बराबर क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए बाई 16, तो ऐसे हमको कितना हो जाएगा, 400 इज लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाई 16, तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, ये हमारा लेंथ करें, स्पीड ऑफ ट्रेन ए 25 मीटर पर सेकेंड और लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमारा 400 मीटर है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस पहला स्टेटमेंट से हमको लेंथ ऑफ ट्रेन ए और स्पीड ऑफ ट्रेन ए दोनों चीज आ चुका है। आगे कह रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अनदर ट्रेन बी विच लेंथ इज 480 मीटर्स। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना दिया हुआ है, 480 मीटर, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक काम करते, 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते, क्योंकि देखिए आंसर भी सेकंड में दिया हुआ, आवर में तो दिया नहीं है, सारा आंसर सेकंड में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 108 इंटू 5/18 से डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 18 से जाए 108 होता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी हमारा 480 मीटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए हमारा 25 मीटर पर सेकेंड निकाले हुए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ए 400 मीटर निकाले हुए हैं, सारा चीज हमको पता हो गया। अब क्या इसमें बोल रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम में क्रॉस कर लेगा। तो टाइम हमारा क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है,
1 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस केस में टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी अपॉन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड हमारा ऐड होता है। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा याद रखिएगा स्पीड को हमेशा क्या करेंगे, सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। ये किस केस का है, अपोजिट डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड को क्या लेंगे, हमेशा डिफरेंस लेंगे। ये किस केस का बात कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों स्पीड का सम करेंगे, सेम डायरेक्शन का बात होगा तो दोनों स्पीड का डिफरेंस करेंगे। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन का बात हो रहा है, मतलब दोनों स्पीड को सम करना है। तो एस ए प्लस एस पी, अब वैल्यू को पुट करना है सिर्फ। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमारा 400 मीटर है प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी हमारा 480 मीटर है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए हमारा कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी हमारा कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। बस इसको सॉल्व करिए, टी का वैल्यू आ जाएगा 400 प्लस 480 हमारा क्या आ जाएगा 880 डिवाइडेड बाई 55, 11 5 55, 11 8 80। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया 80/5 मतलब 16 सेकेंड। 16 सेकेंड टाइम लगेगा ट्रेन ए को ट्रेन बी को क्रॉस करने में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि हमारा 16 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसमें आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड का डिफरेंस लेना है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो स्पीड का सम लेना है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता ही। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 29 ईयर्स। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 29 दैट इज 87 ईयर्स। एवरेज दिया हुआ है तो सम कितना हो जाएगा, पता है ना एवरेज क्या होता है। इस पहला स्टेटमेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 29 दिया हुआ है। तो वही हम लोग किए ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 29 दैट इज 87 ईयर्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, इफ एज ऑफ ए इज 2 ईयर्स लेस देन दैट ऑफ बी, अगर ए का एज बी के एज से बी के एज से 2 साल कम है, एंड दैट ऑफ बी मतलब ए का एज बी से 2 साल कम है, एंड एज ऑफ बी इज 8 ईयर्स लेस देन सी, एज ऑफ बी इज 8 ईयर्स लेस देन सी। ये दोनों दिया हुआ है, ए का एज बी से 2 साल कम है और बी का एज सी से 8 साल कम है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए का प्रेजेंट एज निकालना है। तो एक काम करते हैं, तीनों टर्म को हम लोग ए के मतलब ए के रूप में लिख देते हैं, मतलब बी को इसमें क्या लिख सकते हैं a प्लस 2 लिख सकते हैं, तो b हमारा a के टर्म में आ गया। c को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b प्लस 8 लिख सकते हैं, और b का वैल्यू क्या हमारा a प्लस 2 यहाँ से, ठीक है, प्लस 8, तो c का वैल्यू हमारा क्या हो गया a प्लस 10 आ गया। ठीक है, और a तो हमारा a है ही, तो इस इक्वेशन में हम लोग सभी वैल्यू को पुट करते हैं, तो a प्लस बी के जगह पे क्या लिख दिए a प्लस 2 प्लस सी के जगह पे क्या लिख दिए a प्लस 10 इज इक्वल टू 87। तो 1a प्लस 2a प्लस 3a कितना हो गया 3a प्लस 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू 87। तो 3a का वैल्यू कितना हो गया 75, तो a का वैल्यू कितना हो गया 25 ईयर्स। ठीक है, a का वैल्यू 25 साल। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स। यही निकालना था प्रेजेंट एज ऑफ ए, 25 ईयर्स निकल गया। अगर मान लीजिए आपको बोलता प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालने हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पुट करते तो बी का वैल्यू आ जाता। प्रेजेंट एज ऑफ सी निकालने के लिए बोलता है तो ए का वैल्यू यहाँ पुट करते प्रेजेंट एज ऑफ सी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन एक्स माइनस 28 डेज। एक्स आदमी है जो कि किसी काम को एक्स माइनस 28 दिन में कंप्लीट कर रहा है,
while x plus 12 number of men can do same piece of work in x minus 32 days। मतलब इसी वर्क तो दोनों में कांस्टेंट है, इसी वर्क को x प्लस 12 आदमी मिलकर x माइनस 32 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 20x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12x माइनस 4 6 2 8 384। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, तो यहाँ माइनस 28x है, इसको उधर रहने दो। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20x माइनस 384। ठीक है, तो 8x का वैल्यू कितना आ गया, 384। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, x का वैल्यू 48 आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड 3/4x men together can do the same piece of work in how many days। मतलब अब मेन का संख्या कितना है, 3/4 टाइम्स ऑफ x इतना है, मतलब कितना है, 36 मेन है। 36 को मेन है, 36 मेन मिलके टोटल वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क हम लोग का कितना है, x इंटू एक्स माइनस 28 है, ये भी टोटल ही वर्क है और ये भी हमारा टोटल ही वर्क है। तो दोनों में से कहीं भी हम लोग x का वैल्यू रखेंगे तो हमको टोटल वर्क निकल जाएगा। तो चलिए x इंटू एक्स माइनस 28 रख दिए, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, x के जगह पे 36 है, सॉरी 48 नया है आंसर। x का वैल्यू x के जगह पे 48 रखेंगे। ठीक है, तो 48 इंटू 48 में से 28 जाएगा तो 20 बचेगा, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। सो टाइम क्या हो जाएगा, कितना टाइम में कंप्लीट कर रहा है, कितना डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम होता है। टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 48 इंटू 20 और टोटल एफिशिएंसी मतलब जितना मेन है 36 मेन है, तो 12 3 36, 12 4 48। ठीक, दैट इज 80/3 डेज। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 80/3 डेज में सारा वर्क कंप्लीट कर लिया जाएगा 36 मैन के द्वारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ये करेक्ट आंसर है, 80/3 डेज। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला सवाल हमारा बोट एंड स्ट्रीम का है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। क्या बोल रहा है, ए बोट कवर्स 22.4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट्स। 48 मिनट डाउन स्ट्रीम में इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम लोग यू मानते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मानते हैं। ठीक, आप ए बी कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली यही माना जाता है। तो यू के जगह पे मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम 40% है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, बोट ऑफ स्टिल वाटर 40% में तो क्या होता है, 2/5 होता है। मतलब अगर ये वैल्यू हमारा 5 है तो v का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, यही दिया हुआ है ये स्टेटमेंट में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 40% मतलब क्या होता है, 2/5 होता है। तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमारा 5 है तो v हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको x 5x कर लेते हैं, इसको 2x कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। u v का वैल्यू हमको पता चल गया। अब पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ए बोट कवर्स 22.4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम का बात कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में हमारा क्या होता है, u प्लस भी होता है, ये पता है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, u माइनस भी होता है, ये पता है। चलिए, ये सब काफ़ी बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होना ही चाहिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट से इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 48 मिनट में कवर कर रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, स्पीड हमारा कितना है, डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, मतलब u प्लस भी डेट इज 5x प्लस 2x, तो हमारा कितना हो गया 7x। डिस्टेंस कितना है 22.4 किलोमीटर। टाइम कितना है 48 मिनट्स। 48 मिनट्स मतलब आवर में चेंज करिए तो 48/60 कर दिए, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
48, कोई दिक्कत, 60 ऊपर चला जाएगा तो पॉइंट्स हमारा 0 हट गया, 6 8 जा 48 होता है और 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, तो 7x का वैल्यू 28 हो गया, तो x का वैल्यू हमारा 4 के बराबर आ गया। तो x हमारा 4 है तो u हमारा कितना हो जाएगा 5x, मतलब 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड कहाँ दिया हुआ कहीं, तो 20 हमारा क्या आएगा किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। v हमारा कितना है 2x है, तो v मतलब 2 इंटू 4 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये हमारा u और v का वैल्यू आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 54 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अच्छा, टाइम इन अप स्ट्रीम पहले निकाल देते हैं, तब बाद में रेशियो ले लिया जाएगा उसका। टाइम इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय स्पीड, अप स्ट्रीम का बात हो रहा है तो 20 माइनस 8 हमारा 12 हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, मतलब टाइम इन अप स्ट्रीम 9/2 आ गया। अब टाइम इन डाउन स्ट्रीम का बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है, डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, 210 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में यू और वी का एडिशन होता है तो 20 प्लस 8 28 हो गया, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 2 15 टाइम्स, मतलब टी डी का वैल्यू कितना हो गया 15/2 हो गया। टी डी मतलब क्या हुआ टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टी यू मतलब टाइम इन अप स्ट्रीम, तो यही हमको इसका रेशियो निकालना है, टी यू रेशियो टी डी निकालना है। टी यू हमारा 9/2 है, टी डी हमारा 15/2 है, इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 3:5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। 5:3 नहीं होगा, 3:5 होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा क्या चीज का रेशियो टी डी और टी यू का रेशियो है, और ये हमारा क्या चीज का रेशियो टी यू और टी डी का रेशियो है। डिफरेंस ध्यान में रखिए, पहले टी यू आया है ना कि टी डी, यहाँ देखिए पहले अप स्ट्रीम का बात कर रहा है तभी हमारा जाके डाउन स्ट्रीम का बात कर रहा है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसका आंसर 3:5 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि यहाँ पे 5:3 या 3:5 है, पहले जिस चीज का दिया रहेगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो पहले अप स्ट्रीम का बात था तो अप स्ट्रीम को पहले लिखे, डाउन स्ट्रीम को बाद में लिखे, और इस दोनों का रेशियो हमारा 3:5 आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू रेक्टेंगल्स P एंड Q इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ का सम दिया हुआ है, लेंथ ऑफ P प्लस लेंथ ऑफ Q हमारा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। चलिए इसको घेरा बना के रख लिए, आगे काम आएगा। While their breadths are 16 सेंटीमीटर, मतलब ब्रेथ ऑफ P हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ Q हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि पहले P का बात हुआ है तो पहला वाला P का रहेगा, बाद में Q का बात हुआ है तो सेकेंड वाला Q का रहेगा, तो Q का 12 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ, अब P का ब्रेथ 16 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स P टू दैट ऑफ Q इज 8:3। अच्छा, एरिया ऑफ P बाई एरिया ऑफ Q कितना दिया हुआ है 8/3 दिया हुआ है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल P, रेक्टेंगल P हमारा क्या होता है LP इंटू BP हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल Q हमारा क्या हो जाएगा LQ इंटू BQ हो जाएगा, इस दोनों का रेशियो 8/3 दिया हुआ है, तो LP इंटू BP हमारा क्या है 16 है, LQ इंटू BQ हमारा कितना है 12 है, बराबर 8/3 आया, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि क्या है LP बाई LQ हमारा कितना है LP बाई LQ 2 आया है, ठीक। मतलब कि LP की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ LQ, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P हमारा 2 गुना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल Q के, ठीक।
अब फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखिए, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान में रखिए, क्या बोल रहे हैं, LP प्लस LQ हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो LP की जगह पे क्या लिख दे, 2LQ लिख दे। 2LQ प्लस LQ का LQ हो गया बराबर 60 सेंटीमीटर। तो 3LQ का वैल्यू कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो LQ का वैल्यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल Q हमको आ गया। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स LQ का, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P हमारा 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल Q हमारा 20 सेंटीमीटर। और दोनों का ब्रेथ हमको पता ही है। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स ऑफ दिस टू रेक्टेंगल्स। पेरीमीटर निकाल देना है। तो पेरीमीटर का डिफरेंस निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B होता है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल P 40 है, ब्रेथ हमारा कितना है, 16 है। तो 40 प्लस 16 क्या हो गया, 56 हो गया। दैट इज 112 सेंटीमीटर। उसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वन सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल Q हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। L हमारा क्या है, 20 सेंटीमीटर, और B हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर, मतलब 32, मतलब 64 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P हमारा 112 सेंटीमीटर हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल Q हमारा 64 सेंटीमीटर हो गया। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर का, 112 माइनस 64 सेंटीमीटर, ये हमारा डिफरेंस होगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 48 सेंटीमीटर सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ लेंथी सवाल इसको बोल सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, इजी लेवल का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन टू दैट ऑफ पेंसिल इज 3:4। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन हमको कितना दिया हुआ है, 3x मान लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल हमारा क्या है, पेंसिल 4x मान लेते हैं। ठीक है, एंड शॉपकीपर मार्क्ड ईच ऑफ पेन एंड पेंसिल 20% अबव द कॉस्ट प्राइसेस। तो मार्क्ड प्राइस हमारा पेन क्या हो जाएगा, इस दोनों को 300x मान लिया, इसको 400x मान लिया, ताकि हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये 300x हो गया, ये हमारा 400x हो गया। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ पेन हमारा कितना है, 20% बढ़ाया गया है, तो मतलब बढ़ा दिया 36, 360 हो गया x। अब मार्क्ड प्राइस ऑफ पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, 12 चौका 48, 480x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, इफ शॉपकीपर अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन ईच ऑफ पेन एंड पेंसिल एंड अर्न टोटल ऑफ इतना ऑन सेलिंग अ पेन एंड ए पेंसिल। अच्छा, अगर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है एक पेन और एक पेंसिल पे, 10% का डिस्काउंट, मतलब पेन पे 10% का डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो कितना खर्च करना, मतलब कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 360 का 90% कितना हो जाएगा, 9 6 54, 27 5 32, ये हो जाएगा 324x सेलिंग प्राइस ऑफ पेन। और सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा, 480x का 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट देकर 90% पे बेचेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 22 7 36 7 6 13 43, इतना x हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल हो गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ पेन हमारा 324x हो गया। अब क्या कर रहा है, कितना अर्न करता है, टोटल 2.8 रुपीज अर्न कर रहा है, मतलब दोनों का मिलाकर। तो पेन के केस में अर्न कितना करेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस 324x है, कॉस्ट प्राइस पेन के केस में 300x है, मतलब 24x अर्न कर रहा है। और पेंसिल के केस में कितना अर्न करेगा, 432x पे बेच रहा है, उसका दाम है 400x, मतलब 32x अर्न कर रहा है। टोटल कितना हो गया, 56x,
टोटल 56x हो गया। तो इसी 56x का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ₹2.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 28/10 गुने 56 होगा। 1/2 मतलब 1/20 हो गया x का वैल्यू। अब x का वैल्यू ये क्या है, ये x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू 1/20 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। एक पेन का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना है, 300x है। तो 300 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 1/20। तो 2 0 से 0 कट गया, 2 टाइम्स 15 टाइम्स कटेगा, तो 15 रुपीज हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 00 बढ़ा दिए थे, नहीं बढ़ाते तो हमारा काफी फ्रैक्शन में चला जाता है, जो कि कैलकुलेशन करने में काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया, 15 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या किया, SBI PO प्री 2022 का सभी अर्थमेटिक से क्वेश्चंस, थेमेटिक के क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करने का प्रयास किया हूँ। जो भी क्वेश्चन बचा हो जाएगा, क्योंकि सभी शिफ्ट का तो नहीं हो पाया है, और सभी शिफ्ट का बचा होगा तो मैं उसको अगले नेक्स्ट सेशन में करूँगा। ठीक है, तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन रिच काफ़ी चैनल का बढ़ जाए और आप लोगों के सामने मेरा वीडियोस कंटिन्यूअसली आता रहे। तो बेसिकली यही है कि हम अपना ये सेशन आज को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे आने वाले सेशंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के डिस्कस होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जामिनेशन के जितने सारे एग्जामिनेशन है, सारे क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा वीडियोस। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।